जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 6 है। 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बख्तियार खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है शेर शाह सूरी। बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया, जल्दी से बताइए। तो 1-9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बख्तियार खिलजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए है रणथंभौर के मैदान में, बी है चित्तौड़ के मैदान में, सी है हल्दीघाटी के मैदान में और डी है कोटा के मैदान में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हल्दीघाटी के मैदान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वहाँ कहाँ का शासक था। जल्दी से बताइए यहाँ पर जो नादिर शाह था वो कहाँ का शासक था, मंगोलिया का, फारस का, अफगानिस्तान का और तुर्की का। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फारस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। पल्लव की, विजयनगर की, बहमनी की और काकातिया की। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुलबर्गा किस राज्य की राजधानी थी, तो बहमनी की। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5वां प्रश्न है कि अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। महमूद गजनवी का, पृथ्वीराज चौहान का, मालवा के राजा भोज को और गुजरात के राजा कुमारपाल का। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अलबरूनी के द्वारा किसका वर्णन किया गया है। तो 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद गजनवी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अलबरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, याद रखना है, किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे। 1886 में, 1887, 1888 और डी है 1889। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रूप में कब निर्वाचित हुए थे। तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1887 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी कब बने थे, तो 1887 में। दूसरा कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 1886 में बने थे। 87 में बदरुद्दीन तैयबजी और प्रथम यूरोपियन बने थे जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में बने थे, ये भी याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अनटू दी लास्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। डांगे, बी है गुलाम हुसैन, सी है सत्यभक्त और डी है एम.एन. रॉय। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सत्यभक्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ उसका संस्थापक है।
जल्दी से बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। युगांतर के संस्था है, जो इसका संस्थापक कौन थे, तो बरिंद्रनाथ घोष, इसका हो जाएगा 3। फिर नौजवान सभा, जल्दी से बताइए यहाँ पर नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे, तो नौजवान सभा के संस्थापक थे वो भगत सिंह थे। भारतीय सुधार समिति के संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और दलित उदार सभा का संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नया प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सूची 1 जो कि कथन और सूची 2 जो कि वक्ता के साथ सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर ABCD यहाँ पर कथन जो दिया गया है, मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था। सेकेंड यहाँ पर है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी है किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले हैं, यह कथन किसका था। सी है यहाँ पर सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य, यह कथन। और डी है इंकलाब जिंदाबाद। जल्द से बताइए, इसका मिलान कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं हम। तो देखिए, मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था, तो लाला लाजपत राय का था। सेकेंड यहाँ पर है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये महात्मा गांधी का कथन था। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। और इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है वो कांग्रेस का विरोध करना, बी है चुनाव का विरोध करना, सी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और डी है चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 1932 ईस्वी में पुणे पैक्ट के अनुसार, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1932 ईस्वी के पुणे पैक्ट के अनुसार हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 32। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है अपने मूल अधिकारों का रक्षा करना। इसके लिए अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न के अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। प्रशासनिक, न्यायिक, व्यक्तिक और विधायी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं और ये अध्यादेश जारी कैसा अधिकार है, तो यह एक विधायी अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्पीकर होने पर ही इस राज्यसभा में रखा जाएगा, यह जो कि कथन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल को, सी है राष्ट्रपति को और डी है इनमें से किसी को नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
17वां प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए है वह राज्य के प्रशासकीय तंत्र का अध्यक्ष होता है, बी है वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, सी है वह कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का अध्यक्ष होता है, और डी है वह व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका तीनों के प्रमुख होता है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है संसद एक प्रभुत्व संपन्न संस्था है, बी है संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है, सी है संसद में 2 सदन है, और डी है कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के शासन को संसदीय क्यों कहा जाता है, तो कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में किसका मान्य रहता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है वह कानून रद्द समझा जाएगा, बी है राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा, केंद्र का कानून मान्य होगा, और डी है राज्य का कानून मान्य होगा। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए समवर्ती सूची का जो भी विषय होता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों कानून जो बनाया जाता है उसमें अगर विरोधाभास हो जाए कि मेरा मान्य रहेगा, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया रहेगा वही मान्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण से चलती है। ऑप्शन नंबर ए है अभिकेंद्रीय बल, बी है अपकेंद्रीय बल, सी है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और डी है कोरियोलिस। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कोरियोलिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न के हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य सीमा रेखा निश्चित करती है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जर्मनी और पोलैंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर ए जो दिया गया है सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। तो एक यहाँ पर 4 के साथ जाएगा। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक ठंडा जो ग्रह है वह वरुण है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। भोर के तारा उस शुक्र को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसको मिलान करें 1 4, तो यहाँ पर 1 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मलाबार तट पर और दक्षिण के पठार पर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो सीढ़ीदार खेती होती है वो सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी। 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के और 80 के। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुआ था वो 60 के दशक में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। 5 सेब और 9 संतरे की कुल लागत यहाँ पर 57 रुपया है। 9 सेब और 5 संतरे की कुल लागत 69 रुपया है। तो यहाँ पर 3 सेब और 2 संतरे का लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। डायरेक्ट हम इसका आंसर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 सेब है तो यहाँ पर 5 और सेब को हम ए से डिनोट कर देते हैं, और प्लस में यहाँ पर 9 और संतरा है उसको हम 20 से डिनोट कर देते हैं, 9 तो इसका कितना हो जाता है, दोनों का योग करेंगे तो हम 57 रुपया हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 9 सेब, तो यहाँ पर 9 और सेब को हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्लस में यहाँ पर कितना
5 संतरे, तो यहाँ पर 5 हो गया और इसको 20 से, इसका योग कितना हो जाता है तो 69। इसमें दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर हम कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। दोनों को बराबर करके माइनस करेंगे। देखिए ऊपर वाला में हम सभी में 9 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला पूरे में हम 9 से गुना कर देंगे और नीचे वाला में पूरे में हम 5 से गुना कर देंगे। तो 9 और 5 से, इसमें देखिए 9 से ये गुना होगा तो कितना, 9 पचे 45 ए हो जाएगा और ये 5 से गुना करें तो 45 ए ये भी हो जाएगा। तो ये 45 से 45 खत्म हो जाएगा। फिर ये दोनों माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर b का मान निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर b का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो a का मान निकल के आ जाएगा। a और b जब मालूम हो गया तो यहाँ पर 3a और प्लस में 2 यहाँ पर b, इसका a और b का मान इसमें रखेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 रुपया निकल कर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रगतिशील एक कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण है उत्पाद कर का, बिक्री कर का, निर्यात कर का, आयकर का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आयकर यानी इनकम टैक्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है। मुद्रा नीति के, व्यापार नीति के, बजट नीति के और राज्य वित्तीय नीति के। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा नीति का। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि सम विच्छेद बिंदु से आशय है। जैसे बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, फॉर्म की वह स्थिति जहां न तो लाभ हो और न ही हानि हो रही हो उसको ही सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, एमिल फिशर और जोकोबस से, हेनिकस से, वेटहॉफ्स। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जेकोबस से, हेनरिकस से, वेटहॉफ, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑटोप्सी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी कैंडिडेट बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है। सिलिका का, फास्फेराइड का, फेरस ऑक्साइड का और कैडमियम सल्फाइड का। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, फेरस ऑक्साइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पुरस्कार दिया गया है और दूसरी तरफ को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, इसको मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये परमाणु के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। और बोरलॉग पुरस्कार है जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बारबरा मैकलिंटोक, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है सरबोल्टियर सेल, शुष्क सेल, लेग्लांसे सेल और लेड स्टोरेज सेल। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं प्राथमिक सेल के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
इस सेल का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते हैं, जिससे रेडियो में जो लगता है, जो घड़ी में लगता है, वो सब जो सेल है ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि नकदी फसलें है गेहूं और बाजरा, फूलगोभी और मक्का, गन्ना, कपास और उड़द, मूंगफली। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना और कपास आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसको मिलान करना है। एपीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, इसका मिलान 1 के साथ हो जाएगा। फिर पीसी कल्चर मछली पालन होता है। स्पर्मेलॉजी बीजों का अनुकरण संबंध अध्ययन, और पोडोलॉजी मृदा संबंधित अध्ययन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है, फंगस का, एल्गी का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मृदा में सबसे अधिक फंगस होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है कि रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है मक्का, गेहूं, ज्वार, धान, मटर, गन्ना, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमोनिया फास्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि लोकप्रिय हिंदी कविता के पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।